ऑल ओबीसीज एक्सेप्ट मुस्लिम्स 39%। ये ज़रा विचार करने की बात है। ऑल ओबीसीज में वल्नरेबल 39%। फिर ऑल मुस्लिम्स एक्सेप्ट एसटी एंड एससी 34%। और अदर्स ये भी कम नहीं है 35%। यानी जो वल्नरेबल संख्या है इसको आप गौर से देखें, ये लगभग सारे समाज में बराबर है। 33%, 39%, 35%, 35%। यानी समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो आज की आर्थिक स्थिति में वल्नरेबल है, वो संभलने के लिए उसको कठिनाइयाँ हो रही है। थोड़ा सा भी धक्का लगा तो वो गरीबी की तरफ चला जाएगा, पुअर हो जाएगा, और धक्का लगा तो एक्सट्रीमली पुअर हो जाएगा। तो 40% के लगभग अगर किसी समाज में स्थिति ऐसी हो, 40%, ये बड़ी ख़तरनाक बात। ये समाज के स्वास्थ्य के लिए, देश के लिए, देश की एकता के लिए भी बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। 40% लोग, इनके सामने सिवाय सुबह शाम रोटी के कोई, उनसे कहो राष्ट्रीय एकता और ये संकट और वो संकट, वो कहेगा भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। उसके सामने इसके अलावा और कुछ उसको पता नहीं है। ये संख्या 39% है, लगभग 40% समझिए। हाँ, 40%। अब इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो पुअर और वल्नरेबल संख्या मिला करके सारे देश में, अब अलग अलग प्रश्नावली में 78%, पुअर एंड वल्नरेबल मिला करके 78%। ये जो 78% है, ये वास्तव में मेरी दृष्टि से गरीबी का मापदंड है देश में। ये जो वर्ग है 78%, वो लोग कहते हैं ना 27% है, 22% है, 37% है, 34% है। मैंने संसद में भी कहा कि आप ही की रिपोर्ट बोल रही है, ये जो पुअर एंड वल्नरेबल है, ये इसमें बड़ी संख्या में जरा भी झटका लगा, दूध का दाम बढ़ गया, खाद्यान्नों का दाम बढ़ गया, बीमार हो गया, 4 दिन नौकरी से बस काम नहीं मिला करने को, ये उधर की सकता है। इसलिए किसी भी देश के लिए जब आप जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हो ना, मैं उसकी संख्या का आपको अनुमान दे रहा हूँ। देश की 78% संख्या के लिए आपको काम करना है। और ये आंकड़े हैं 2005 के। आज ये संख्या शायद और बढ़ गई, उसके अभी आंकड़े हैं नहीं, अभी नई सेंसस के भी पूरे आंकड़े मिले नहीं, और NSSO भी अब नया होगा तब पता लगेगा, और फिर कुछ आवाज़ उठेगी, फिर कोई ऐसी कमेटी बैठेगी, तब शायद कुछ आपको असलियत और उसकी वास्तविकता पता लग पाएगी। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये स्थिति आज हमारे देश में है, और ये ख़तरनाक स्थिति है। इसको किसी भी देश में हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि कानून क्या है, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा विस्तार से समय नहीं लूँगा। आपके जो अगर कोई आप इस संबंध में कानून की बात करते होंगे, कौन से कानून हैं, किस वर्ग के लिए क्या है, कब बने हैं, कैसे बने हैं, कितने कमज़ोर हैं, कितने उनके क्रियान्वयन में लूप होल्स हैं, छिद्र हैं, ये वो सब आपको बताएंगे, और क्या उनको सुदृढ़ करना है। लेकिन ये जो संविधान है वो क्या कहता है इस बारे में? आखिर तो इसकी मूल भावना जो कानून बनते हैं तो संविधान से के आधार पर बनते हैं। तो संविधान में 2 बातें हैं, देखिए। एक तो है नीति निर्देशक सिद्धांत, और एक होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार में है राइट टू लिव, हमको जीवन का अधिकार है। अब वैसे ये अधिकार संविधान से नहीं मिलते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं संविधान में जीने का अधिकार मिला है इसलिए हम जिंदा हैं। नहीं, अगर संविधान में न लिखा हो तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार इसलिए है क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है एक मनुष्य के नाते। ह्यूमन राइट, मानवीय अधिकार है जिंदा रहने का। अगर जिंदा रहने का अधिकार है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मुझे जिंदा रहने के लिए जितनी भी तंत्र की आवश्यकता है वो मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान मुझे कानूनी तौर पर भी अधिकार देता है, मानव अधिकार के तौर पर, प्राकृतिक अधिकार, मैं नेचुरल राइट कहता हूँ इसको। मनुष्य का ये स्वाभाविक अधिकार है, वो जिंदा है, पैदा हुआ है, तो उसे भोजन का अधिकार होगा ही होगा,
नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन मानव शरीर इतना ही तो नहीं है, उसको पाँव मिले हैं तो चलेगा भी, हाथ मिले हैं तो काम भी करेगा, आँख मिले हैं तो देखेगा भी, दिमाग मिला है तो पढ़ेगा भी, मुंह मिला है तो बोलेगा भी। तो ये सारे अधिकार जो ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं वो मैं उनको नेचुरल राइट्स कहता हूँ, स्वाभाविक प्रकृति का अधिकार। कोई संविधान लिखे या न लिखे, लेकिन मुझे जिंदा रहने का अधिकार है, तो मुझे खाने का अधिकार है, और खाने के लिए श्रम करने का, रोजगार करने का, उसकी व्यवस्था करने का अधिकार है, और वो अधिकार मुझे जहाँ भी मिलेगा उसके लिए आने जाने का अधिकार है, और मैं अपने इस अधिकार को ठीक ढंग से प्रयोग कर सकूं इसलिए पढ़ने लिखने का अधिकार है, और पढ़ लिखने के बाद में सही बात बोल सकूं इसलिए मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, और कहीं कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको मैं देख सकूं तो मुझे देखने का भी अधिकार है। तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ लिवलीहुड, राइट ऑफ ट्रेड, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ एजुकेशन, ये सब हमें इस शरीर के साथ मिले हैं। ये प्रकृति दत्त हैं, ईश्वर दत्त हैं, ये अनएलियनेबल है, इनको कोई खंडित नहीं कर सकता। अब आपने ये 78% जो ये जनता है इसके साथ क्या किया है? क्या इसको इसके प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं? डू दे हैव देयर नेचुरल राइट्स? क्या इन्हें लिखने पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है? क्या इन्हें स्वस्थ रहने का अधिकार मिला हुआ है? दवाई मिलती है, अस्पताल मिलता है? क्या इन्हें अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार मिला हुआ है? ये जो मौलिक प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस पर हमें इसको मन में पहले उतारने की ज़रूरत है। आप खाली वोट लेना है इन लोगों का, अगर इसलिए काम करेंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ आपसे। लेकिन अगर आप एक मनुष्य के नाते इनके अधिकार हैं वो हमें दिलाना है, उसके लिए काम करेंगे, तो आप भी संवेदना से काम करेंगे, एक मानवीय लक्ष्य के साथ काम करेंगे, और मानव जीवन के अपने कर्तव्य को चुकाने के अधिकार को मिले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं कि विषमता हो रही है, आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को वंचित किया जा रहा है। तो आपका ये स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप इसका प्रतिकार करें। इसलिए नहीं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट जोड़ा गया, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो सेकेंडरी बात। बुनियादी बात यह है कि इस वर्ग को जो उसका मौलिक अधिकार है, जो उसका निसर्गदत्त अधिकार है, वो मिलता है या नहीं मिलता है। वो मिलेगा तभी तो वो वोट का भी अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। और अगर आप उससे खाली वोट मांगेंगे तो एक बार दे देगा, दोबारा नहीं देगा, घुसने नहीं देगा दोबारा। आपको बता रहा हूँ, जैसा हो रहा है बहुत सी पार्टियों के साथ, बहुत से लोगों के साथ। इसलिए इस क्षेत्र में जिन्हें काम करना है वो है ना, वो शीश उतारे भुईं धरे तब ईश्वर के दर्शन हो ना, वो कबीर का वो। हाँ, तो इसमें वही है, शीश उतारे भुईं धरे तब इसका उपकार होए वरना न होए। ये जान के चलिए, ये बड़ा कठिन काम है, बड़ी कठिन डगर है। प्रेम प्रेम सब कोई कहें, प्रेम न जाने कोय। तो ये है सवाल। इसलिए मैं इस प्रश्न को, इस क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। अब देखिए, संविधान कहता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, ये राज्य कोशिश करेगा, कानून बनाएगा वगैरह। मौलिक अधिकार नहीं दिया, निदेशक सिद्धांत में दिया। लेकिन एक दो बातें और मज़ेदार कही है संविधान में, जिसका ध्यान सरकारें भी नहीं देती और संसद भी कम देती है। निदेशक सिद्धांत 42 का जो हमारे इसका अनुच्छेद है संविधान का, वो कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। अब ये न्याय संगत और मानवोचित दशा है। अब ये जितने वर्ग मैंने आपको बताए हैं, जितनी गिनती की है श्रेणी की, क्या उसको न्याय संगत और मानवोचित दशा काम करने की मिलती है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध सरकार को करना चाहिए। निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं दिया, लेकिन डायरेक्ट मतलब तो वही है करीब करीब। क्या मिल रही है उसको? मैंने संसद में सवाल किया था अभी मजदूरों की बहस पर। मैंने कहा ये बताइए भगवान, प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, नहीं मिल रही।
भले आदमी हैं, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये बात है। फिर आगे चलिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये 43वें, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को सभी कर्मकारों काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। बहुत ऊंची बात कही है। इंग्लिश में अच्छा, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries etc. etc. अब साहब, मैंने सवाल पूछा है संसद में और अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, और कोई जवाब नहीं देगा उसका, कोई सरकार जवाब नहीं देगी। ये मिनिमम वेज क्या है और लिविंग वेज क्या है और फेयर वेज क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वेज? अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में ये जो 78% व्यक्ति हैं, ये 12 रुपए से 20 रुपए प्रतिदिन के ऊपर जिंदा है। मैक्सिमम 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मिनिमम 12 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इज इट द लिविंग वेज और इज इट द वेज इटसेल्फ? क्या ये वेज है? क्या इसे आप किसी तरह का भी मूल्य कह सकते हैं श्रम का? क्या कह सकते हैं? 12 रुपये, 20 रुपये? हमने कहा था उनसे, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष महोदय से, वो 30 रुपये की बात कर रहे थे। हमने कहा हम आपको 900 नहीं, महीने में 900 होंगे ना 30 रुपये के हिसाब से, तो हमने कहा हम आपको 1000 रुपये देते हैं, आप घर चला के दिखा दो। क्या मतलब है इसमें? 20 रुपये और 12 रुपये की ये रिपोर्ट कहती है 2005, ये 78% जब इतने बड़े अंतर के साथ रहती है। व्हाट इज मिनिमम वेज? कम से कम कितना मिलना चाहिए? फिर फेयर वेज क्या है? उचित मजदूरी क्या है? फिर लिविंग वेज क्या है? फिर वो कहता है कि उसको इतनी सुविधा मिलनी चाहिए काम करने की कि वो श्रम का भी से मुक्त होकर लेजर, मनोरंजन कर सके, विश्रांति का अनुभव कर सके। इज दैट फॉर इट? ये जितने मैंने आपके सामने गिनाए हैं, इनमें से किसी को लेजर मिलता है? किसी को विश्रांति मिलती है? किसी को घर में बैठ के टीवी देखने का मौका मिलता है, या बच्चों के साथ घूमने फिरने जाने का मौका मिलता है? या अगर वो चाहे कि मैं भजन में चला जाऊं तो क्या वो अपनी इच्छा से जा सकता है? व्हाट कैन यू डू?